नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आपकी 28 जनवरी 2022 की। यूपी टेट की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और विवाद जो है यहीं से शुरू हो गया है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं जो कि आपका जारी हुआ था कल, और ऑफिशियल आंसर की भी जारी हुई थी। मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑफिशियल आंसर की भेज दी थी। वहां से पीडीएफ आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं। इस नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं, updled.gov.in इस वेबसाइट पर आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इच्छुक अभ्यर्थी कोई आपत्ति, अब यहाँ पर सबसे मेन आपको ध्यान देना है, अगर आप कोई आपत्ति इस आंसर की पर लेना चाहते हैं तो 28/1/2022 जो है इसके अपराह्न से, अपराह्न मतलब पीएम का टाइम होता है, एएम पीएम दो होते हैं, इससे दिनांक 1/2/2022 तक। तो ज्यादा समय इसमें नहीं दिया गया है, आज ही से आपका जो है ये समय स्टार्ट हो गया है। उक्त निर्दिष्ट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जो है संज्ञान में ला सकते हैं। फीस की बात करें तो 500 रुपये फीस जो है जैसे कि हमेशा होती है, यह आपत्ति शुल्क जो है वो रखा गया है, और आपत्ति शुल्क जमा नहीं किए जाने पर आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। साथ ही साथ अगर जो भी आपने प्रश्न की आपत्ति जो है वो की है वो सही नहीं पाया जाता है तो जो भी आपकी धनराशि है वो रिफंड नहीं होगी। और अगर परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत अगर आपत्ति सही पाई जाती है तो आपके जो पैसे हैं वो रिफंड कर दिए जाएंगे, यानी कि वापस कर दिए जाएंगे। तो 500 रुपये बहुत बड़ा शुल्क है, इसलिए सोच समझ कर ही किसी भी आपत्ति पर जो है आपको करना है। अब यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ द्वारा प्राप्त अभिमत के अनुसार ही उत्तरमाला जो है उसको अद्यतन करते हुए अंतिम उत्तरमाला प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तरमाला के प्रकाशन के उपरांत प्रकाशित उत्तरमाला के क्रम में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी जो लास्ट आपका जो संशोधित आंसर की होती है उसके बाद आप किसी भी प्रकार से फिर उसको संशोधित नहीं करेंगे। और ये भी लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में किसी भी प्रकार के साक्ष्य अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी आपत्ति के साक्ष्य के रूप में किसी भी बुक रेफरेंस का नाम और संदर्भित जो पृष्ठ संख्या है प्रश्न के सामने रिमार्क विकल्प पर जो है वो लिखेंगे। तो मतलब कहने का है आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक होने चाहिए, उसका पेज नंबर और साथ ही साथ बुक का नाम, ये आपको जो है वो लिखना होगा। ये भी क्लियर किया गया है कि किसी भी प्रकार के साक्ष्य या अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे, यानी कि ये नहीं आपने कहीं नेट पर पढ़ा है तो आप उस लिंक को वहां दे देंगे, आपको ऑफिशियल बुक जो है वो देनी पड़ेगी। साथ ही साथ और कोई तरीका जैसे पत्राचार या मोबाइल आदि किसी अन्य माध्यम से आपत्ति जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। ये तो हो गया आपका नोटिफिकेशन, क्लियर हो गया आपको। एक चीज यहाँ पर पीएनपी की थोड़ी सी गलती ये है कि पीएनपी ये तो करती है कि जैसे 500 रुपये फीस रखी है, ज्यादा इसलिए रखी है, इसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा जो है आपत्तियां ना आ जाए। पर ये भी कहीं ना कहीं पीएनपी को करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो वो जो 500 रुपये की फीस जो कि छात्र जमा करता है, 500 रुपये पीएनपी को अपनी तरफ से देने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती उसमें निकल रही है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है, अगर छात्र जो है उसके जो भी उसके द्वारा जो आपत्ति दर्ज कराई जा रही है अगर वो सही नहीं पाई गई है तो 500 रुपये उसके ले लिए जाते हैं। तो क्यों ना जब पीएनपी की गलती निकले तो 500 रुपये पीएनपी की तरफ से जो है वो दिए जाए। तो ऐसे में आपकी जो ऑफिशियल आंसर की होगी वो एकदम सोच समझ कर एक एक छाट बीन कर जो है वो निकाली जाएगी, क्योंकि 500 रुपये एक बड़ी धनराशि होती है। तो ये भी सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए छात्रों के फेवर में भी। अब देखिए बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि विवाद का विषय जो है वो आपके बीच भी बने हुए हैं और बन सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, शैशव काल का समय। यहाँ पर मैंने बताया था जन्म से 6 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष, इन दोनों प्रश्नों में जो आपका विवाद है वो बना है। तो पीएनपी की तरफ से यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो जन्म से 6 वर्ष को जो है वो दिया गया है, और जन्म से 2 वर्ष कई छात्र जो हैं सोच रहे हैं कि जन्म से 2 वर्ष भी हो सकता है। अब एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, यहाँ पर पूछा क्या गया है, शैशव काल। अगर इसी का इंग्लिश टर्म था उसमें पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, इन्फेंसी हुड। इन्फेंसी हुड जो है इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है शैशवा अवस्था। तो जब भी पूछी जाएगी आपसे शैशवा अवस्था, तब आपको क्या टिक करना होता है, जन्म से 6 वर्ष। तो इंग्लिश का जो टर्म लिखा है इन्फेंसीहुड, इसके अकॉर्डिंग फ्रॉम बर्थ टू 6th ईयर बिल्कुल सही है। परंतु अगर बात करते हैं यहाँ पर जन्म से 2 वर्ष की,
तो आपका शैशव काल के अकॉर्डिंग सही है। यानी अगर केवल इन शब्दों के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि शैशव काल जो है इस शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पर शैशव काल की जगह शैशवा अवस्था लिखा होता, मेरी चीजों को ध्यान से और पूरा देखिएगा, मैं आपको अभी आगे किताबों के साक्ष्य भी जो है वो दिखाऊंगा। अगर यहाँ पर शैशवा अवस्था लिखा होता तो जन्म से 6 बिल्कुल था, वहां पर जन्म से 2 वर्ष बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। पर इन्होंने यहाँ पर शैशव काल लिखा है, इसलिए कुछ चांसेस जन्म से 2 वर्ष के भी बन सकते हैं। अब मैं एक चीज आपको ये भी क्लियर कर दूं कि कभी भी हिंदी टर्म और इंग्लिश टर्म में अगर किसी एक को मानना होता है तो हमेशा इंग्लिश टर्म को ही माना जाता है। और यहाँ पर जो इन्फेंसी हुड लिखा है इसका मतलब होता है शैशवा अवस्था। अगर इन्फेंसी पीरियड लिखा होता उसका मतलब होता है आपका शैशव काल, जो कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इन्फेंसी हुड या शैशवा अवस्था लिखा है, उसके अकॉर्डिंग पूरा 100% आंसर आपका इस शब्द के अकॉर्डिंग फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर जो है वो होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप मेरी बात से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि सबका अपना व्यू अलग होता है। मुझे जो लग रहा है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब मैं आपको कुछ जो किताब हैं उनमें भी दिखाना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष लिखी हुई है, 5 लिखा रहता है, कहीं कहीं 6 वर्ष भी लिखा रहता है। इसी ये जो बुक है ये आपकी बुक अलग है। अब इसी में ही अगर आप अलग अलग वर्गीकरण देखेंगे, जैसे रॉस का वर्गीकरण है, अर्नेस्ट जोन्स का है, तो इसके अंतर्गत जो वर्गीकरण है, जैसे शैशव काल लिखा हुआ है, आपके प्रश्न में क्या पूछा गया था, यही पूछा गया था शैशव काल। तो शैशव काल को किसी ने 1 से 3 वर्ष दिया है। अब यही देखेंगे अर्नेस्ट जोन्स जो है उन्होंने जन्म से 5 से 6 सप्ताह दिया है। ऐसे अगर कॉलसेनिक का देखेंगे तो इन्होंने शैशव काल को जन्म से 3 से 4 सप्ताह बताया है। तो आप क्लियर हो रहा है आपके दिमाग में कि जब शैशव काल की बात होती है तो शैशवावस्था के अंतर्गत भी डिवीजन कर दिया जाता है। पर अगर शैशवावस्था पूछा जाता है तो जन्म से 6 वर्ष होता है, और जन्म से 6 के अकॉर्डिंग वो हमने ऊपर देख लिया। अब यहाँ पर मैंने ये जो ऊपर आपको किताब दिखाई है ये आपकी रीट की बुक है, राजस्थान शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये उस पुस्तक से आपको मैंने दिखाया है। और जब ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ये आपकी बुक मालती सारस्वत की है, ऑथेंटिक बुक है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे शैशवावस्था में तो साधारणतः शिशु के जन्म के बाद 6 वर्ष की आयु उसकी शैशवावस्था कहलाती है, ये क्लियर तरीके से लिखा हुआ है। मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि अगर आप लगा रहे हैं यहाँ पर 500 रुपए, अगर आपको लगता है कि आप 2 वर्ष वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आपको सारी चीजें पता होना चाहिए, आपके 500 रुपए क्या 1 रुपए भी वेस्ट ना हो, ये मेरा मेन मोटिव है। और यदि किसी ऑथेंटिक बुक में जन्म से 2 वर्ष लिखा हुआ है शैशव अवस्था को, तो उस बुक के अकॉर्डिंग आप जरूर यहाँ पर जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, यानी आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हरलॉक की डेफिनेशन में भी 2 वर्ष बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था आ जाती है, 6 वर्ष तक की आयु तक रहती है, यानी अलग अलग डेफिनेशन लिखी है। पर अगर लास्ट में यहाँ पर देखेंगे तो उपर्युक्त विचारों के फलस्वरूप यहाँ पर शैशवावस्था का अध्ययन जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवधि तक मान लिया जाता है। तो यही मैंने आपसे कहा कि इस वाले प्रश्न में मुझे लगता है इंग्लिश के टर्म को ही सही माना गया है, शैशव काल की जगह वहां शैशवावस्था होना चाहिए था। बाकी आंसर आपके दोनों हो सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग जन्म से 6 वर्ष जो है यहाँ पर सही दिया हुआ है। पर अगर किसी पुस्तक में दिया हुआ है तो आपके 2 आंसर सही हो सकते हैं, एक आपका जन्म से 2 वाला भी और एक जन्म से 6 वाला भी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का टर्म अलग है। तो ये आपको प्रश्न क्लियर हुआ। अब एक और प्रश्न कि अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। यहाँ पर पीएनपी की तरफ से जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है आपका परिपक्वता। परिपक्वता होता है आपका मैच्योरिटी। अब अधिगम क्या होता है, अधिगम हम किसी चीज को सीखते हैं, सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, आप मैच्योर हैं। अब ये देखते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मैच्योर तो होते हैं परंतु उनको सीखने में उतना मन नहीं लग रहा है। आप इस चीज को इस एग्जाम्पल से भी समझिए कि जैसे आपको कार सीखना है और आप बड़े हैं, आपकी एज भी अच्छी खासी है, मैच्योर हैं। मान लीजिए आप 60 से 70 एज की हैं, आप तो अच्छे खासे मैच्योर हैं, पर आपके अंदर से वो चीज नहीं आ रही, आपको डर लगता है अंदर से कि भैया नहीं हम जो है वो कार नहीं सीख पाएंगे। तो अधिगम के लिए यहाँ पर इन्होंने दिया है परिपक्वता। तो आपको क्या लगता है कि उस कार को सीखने के लिए क्या जो
50 से 60 एज का कोई व्यक्ति है, उसकी मैच्योरिटी ही केवल काफ़ी है क्या? सबसे ज़्यादा आवश्यक उसकी मैच्योरिटी है उस अधिगम के लिए? तो आप कहेंगे नहीं। पहले मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, बाकी अभी मैं बुक में भी दिखाऊँगा। यहाँ पर या तो आपका अभिप्रेरणा हो सकता है या तो आपका रुचि हो सकता है। अभिप्रेरणा और रुचि दोनों किस प्रकार से हैं, वो हम देखेंगे आपके पुस्तक जो है उसके स्क्रीनशॉट में। तो ये पुस्तक जो है अधिगम में अभिप्रेरणा का स्थान अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंडरसन महोदय जो हैं उन्होंने अधिगम प्रेरणा पाकर सर्वोत्तम ढंग से आगे बढ़ता है, इस तरीके से डेफिनेशन दी है। यहाँ पर उन्होंने अभिप्रेरणा को जो है मुख्य बताया है। पर अगर अभिप्रेरणा में और आगे विधियों की बात करेंगे तो इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि बालक प्रेरणा प्राप्त करके ही अधिगम के कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। अतः शिक्षा और अधिगम के समय शिक्षक को सर्वप्रथम कार्य बालकों को प्रेरणा देना होता है। अब देखिए जो ऊपर क्वेश्चन आया था उसमें सर्वोत्तम पूछा गया था, कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? उसमें लिखा गया था सबसे ज्यादा क्या उपयोगी, यानी अधिगम में आवश्यक आपका परिपक्वता भी है, रुचि भी है, अभिप्रेरणा है और कहीं ना कहीं निर्देशन भी है, पर सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है इस चीज पर फोकस किया गया था। तो इस लाइन में वही चीज बताने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा और अधिगम दोनों के समय शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य बालकों को क्या देना होता है? प्रेरणा देना होता है। और इस संबंध में निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसमें? इसी अभिप्रेरणा में। तो सबसे पहली बात की गई है रुचि का अध्ययन। सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि रुचियों का अध्ययन करना चाहिए कि तब पढ़ाए जाने वाले विषय को उसकी रुचि से संबंधित करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आप मोटिवेट जो है वो करना चाह रहे हैं, पर उससे पहले भी क्या देखेंगे? मोटिवेशन जो है उसके अंदर भी अलग अलग ये विधियां दे रखी हैं। तो सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि बच्चे का उस चीज में इंटरेस्ट है कि नहीं। अब ऐसे समझिए कि आपके माता पिता हैं, आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, बेटा पढ़ लो नौकरी लग जाएगी, ये सारी चीजें, पर आपका अंदर से मन ही नहीं है, आप नहीं सीखना चाह रहे हैं, नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। पढ़ना भी अपने आप में एक अधिगम है। तो आप कैसे पढ़ेंगे जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है? और अंदर से मोटिवेशन को ही हम क्या कहते हैं? रुचि या इंटरेस्ट। तो आपका अभिप्रेरणा या रुचि ये ज्यादा बेहतर हो सकता है। अभिप्रेरणा के अंतर्गत रुचि की बात की गई है तो इसीलिए मैंने कहा कि अभिप्रेरणा भी हो सकता है और रुचि जो है उसी के अंतर्गत जो है वो इस सबसे पहले बात की गई है उनकी जो विधियां हैं उसमें, तो रुचि भी आपका आंसर हो सकता है। तो इन दोनों के बारे में आप जो है वो सोच सकते हैं। बाकी किसी और बुक में भी इससे संबंधित क्वेश्चन दे रखा हो तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं। ये जो भी मैंने स्क्रीनशॉट दिखाए वो इस पुस्तक के हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा, एजुकेशन साइकोलॉजी, डॉक्टर मालती सारस्वत की। बुक काफ़ी अच्छी है, इसीलिए मैंने इसी बुक से जो है आपको यहाँ पर जो भी स्क्रीनशॉट हैं वो दिखाए हैं। अब बात करते हैं कुछ और प्रश्नों की जो कि आपके रिपीट थे पहले के। ये मैंने आपको न्यूज़ दिखाई थी, 2017 के रिपीट थे और उन पर जो है वो विवाद था। तो अगर पीएनपी के यहाँ पर आप कथन को देखेंगे तो 2017 में 14 प्रश्नों के उत्तर पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी, जहां पर 11 प्रश्नों में से पीएनपी के उत्तरों को सही माना गया था। कितने में से? 14 में से 11 प्रश्नों को पीएनपी के सही माना गया था और 3 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें 2 उत्तर सही होने पर अभ्यर्थियों को अंक जो है वो दिए गए थे। तो ये 3 प्रश्न कौन थे वो हम यहाँ पर देखेंगे, जो 2017 में विवाद में रहे थे और बाद में इन 3 प्रश्नों में 2 उत्तर सही होने पर अभ्यर्थियों को अंक जो है वो दे दिए गए थे। तो एक क्वेश्चन ये था आपका जो 2017 में रिपीट हुआ था कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर को का जो उपभोक्ता है वो कौन होता है? तो मांसाहारी आपका जो है वो पीएनपी की तरफ से दिया गया था और सही भी था, परंतु जीवाणु यहाँ पर जो आंसर आप देख रहे हैं इसे जो है वो इस ऊपर जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन की बात की उसमें पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जीवाणु को भी सही माना गया था। आपको मैंने ये न्यूज़ पहले बताई थी, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा-सा न्यूज़ को तो मैंने थोड़ा-सा बड़ा कर दिया है कि खाद्य श्रृंख भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। इसका उत्तर पीएनपी ने मांसाहारी माना था, लेकिन कोर्ट ने जीवाणु जो है इसको भी जो है वो सही माना था। वही यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। और कौन-कौन से क्वेश्चन थे वो भी हम देख लेते हैं। तो ये वाला आपका देख लिया हमने। ये था एक आँख की किरकिरी वाला। एक अच्छा क्वेश्चन आपका अपर प्राइमरी में भी जो है वो गलत दिया गया है, जिसमें आंसर आपका जॉर्ज गियर्सन था। तो वो वाला भी जो है आपका गलत जो है वो दिया गया है। जॉर्ज गियर्सन शायद उसमें सही था और
गारसा दतासी जो है वो दिया गया। जूनियर वाले में अभी मैंने देखा नहीं है, बाकी ये वाला क्वेश्चन था तो इसमें भी देख लीजिएगा, गलत दिया गया था। तो कंटिन्यू करते हैं। आंख की किरकिरी होने का अर्थ बहुत प्रिय होना, कष्टदायक होना। तो इसमें जो कष्टदायक होना है, ये जो आंसर है, ये वाला आंसर इसको भी सही माना गया था जो ऊपर 3 क्वेश्चन में बताया। और पीएनपी ने जो है जो आंसर दिया है वो अप्रिय लगना जो है इसको दिया है। तो ये आपका जो है वो दूसरे नंबर का क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन मैंने बताए थे, तो उसमें ये दूसरा नंबर था, जिसमें 2 और 4 इन दोनों को बाद में जो है वो सही माना गया था। बाकी आप देखते हैं इसमें क्या होता है। और तीसरा ये था सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ। आंसर यहाँ पर गाल्टन होगा, बिल्कुल सही है। पर जो ऊपर के 3 क्वेश्चन थे उसमें ये तीसरे के नंबर पे क्वेश्चन था, जिसमें इसमें क्रो एंड क्रो को भी जो है वो सही माना गया था। बाकी पीएनपी जो है उन्होंने गाल्टन को ही सही दिया था। और गाल्टन ही आपको हर जगह देखने को भी मिलता है, पर क्रो एंड क्रो की भी बात की गई है। मैं आपको न्यूज़ भी दिखा देता हूँ। इस न्यूज़ में देखिए क्लियर तरीके से जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे साइड में कि निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इसमें पीएनपी ने गाल्टन को सही बताया था, जबकि कोर्ट ने क्रो एंड क्रो को भी सही जो है वो मान लिया था। ऐसा इस न्यूज़ में जो है वो बताया गया था। तो ये टोटल 3 प्रश्न थे जो कि पहले विवाद में रहे थे। अब कहीं न कहीं जब इसमें कोर्ट ने इसे सही मान लिया है, तो इन 3 प्रश्नों में से अगर किसी में आपने गलत किया होगा, तो चांसेस जो है वो बन सकते हैं आपके नंबर जो है बढ़ने के। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अधिकतर क्या होता है जो नंबर आपके आते हैं वो 2 क्वेश्चनों को सही मान 2 ऑप्शन को सही मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये है, तो गाल्टन और क्रो एंड ट्रुथ इन दोनों ऑप्शन को सही मान लिया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता है कि पूरा पर्टिकुलर में आपने कोई भी लगाया हो, सभी सही मान लिया जाए। वैसी स्थिति तब होती है जब प्रश्न ही आपका जो है वो गलत हो। तो अगर इन दोनों में से कोई लगाया होगा, तब आपका जो है वो सही होने के चांसेस रहेंगे। ऐसा जो है पिछले वाले में जो आपका 2019 वाला यूपी टेट हुआ था उसमें देखने को जो है वो मिला था। और एक और मैं आपको यहाँ पर जो है वो न्यूज़ दिखा देता हूँ, जो कि आपकी इसी के साथ ही आँख की किरकिरी से यूपी टेट 2021 पर उठे प्रश्न करके जो है प्रकाशित हुई थी, और इसमें भी उन्हीं 3 प्रश्नों की बात जो है वो की गई है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कुछ जो है वो ऑफिशियल आंसर की में बदलाव देखने को मिलता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी आप संशोधित आंसर की के लिए ऑब्जेक्शन करेंगे 500 रुपए की फीस जो है वो सबमिट कर करके, उसमें जो भी आप साक्ष्य के रूप में देंगे, कोशिश कीजिएगा वो बुक जो है ऑथेंटिक होनी चाहिए। क्योंकि 2019 में जो यूपी टेट की परीक्षा हुई थी, उसमें भी काफ़ी ऐसे प्रश्न थे जिन पर जो है वो विवाद हुआ था, और उन पर भी जो बाद में संशोधित आंसर की आई थी, तो उसमें कोई खासा बदलाव आपको देखने को नहीं मिला था। तो 500 रुपये जो है वो रिफंड जो है वो नहीं होंगे। तो ये था ओवरऑल इस अपडेट में। यदि आपके अकॉर्डिंग कोई और प्रश्न है जो इसमें जो है वो नहीं आया है, तो आप कमेंट में जो है वो लिख करके बता सकते हैं, ताकि जो भी छात्र जो है वो ऑब्जेक्शन करना चाह रहा है, तो वो आपके कमेंट के थ्रू, कोई पुस्तक में आप उसके संबंध में कोई आर्टिकल छपा हो, तो आपको आपके माध्यम से दूसरे को भी जो है वो हेल्प मिल जाएगी। तो यही था इस ओवरऑल अपडेट में। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।